बारे में बात करें तो इसका स्थान दिलाने का कार्य जो है जांक देरिदा ने किया था। उत्तर संरचनावाद का अगला पड़ाव है जो स्वयं का रास्ता खोज रहा है। देरिदा ये मानते हैं कि अर्थ उत्पन्न नहीं होता, न इसे हम ग्रहण कर पाते हैं। जिसे अर्थ समझा जाता है वह मात्र चिन्ह है। देरिदा के अलावा रोला बार्थ, मिशेल फूको, जूलिया क्रिस्टावा, लेवी स्ट्रॉस, अल्थ्यूशर और जॉन लॉक भी उत्तर संरचनावाद के महत्वपूर्ण समर्थक हैं। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि उत्तर संरचनावाद के समर्थकों में कौन कौन आते हैं। तो रोला बार्थ, मिशेल फूको, जूलिया क्रिस्टावा, लेवी स्ट्रॉस, अल्थ्यूशर और जॉन लॉक, ये सभी उत्तर संरचनावाद के महत्वपूर्ण समर्थक हैं। फूको भी बार्थ की तरह पाठ की अपेक्षा पाठ विमर्श को महत्व देते हैं। जॉन लॉक को फ्रायड के दर्शन का विरोध करने के लिए महत्व दिया जाता है। पाठक लेखक के अभिप्राय की उपेक्षा करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र व लेखक के कथन का हूबहू उसी रूप में अर्थ लगाने के लिए विवश नहीं है, ऐसा कहना है रोला बार्थ का। जूलिया क्रिस्टावा, भाषा विन्यास द्वारा व्यक्ति वस्तुओं या उनके वास्तविक यथार्थ बोध में सक्षम होता है, ये जूलिया क्रिस्टावा का कहना है। मिथक के संदर्भ में बात करें तो मिथक अंग्रेजी के मिथ शब्द से बना है। दूसरी तरफ मिथक का उद्भव यूनानी शब्द मिथॉस से माना जाता है। ये मूल रूप से मौखिक कथाओं से जुड़ा होता है। ये परंपरागत कथाओं के रूप में ज़्यादा प्रचलित होता है जिसमें धर्म, रीति रिवाज आदि को मुख्य धारा में रखा जाता है। मिथक शब्द ऐसे आख्यान के लिए प्रयुक्त होता है जहाँ कोई तर्क ना हो, इससे बिना तर्क पर स्वीकारा जाता है, जैसे दंत कथा, पुरा कथा आदि। नार्थप फ्राई को मिथकीय समीक्षा के प्रवर्तक के रूप में देखा जाता है। लेवी स्ट्रॉस मिथक को मानसिक और रूपात्मक क्रिया मानते हैं। उनका मानना था कि मूक मिथक लौंग है, साथ ही इसके अलग अलग रूप को परोल भी कहा जाता है। फ्रायड मिथक को इच्छापूर्ति के विधान के रूप में देखते हैं तथा मिथक को स्वप्न का सजातीय मानते हैं। तो ये कौन मानता है? फ्रायड मिथक को इच्छापूर्ति के विधान रूप में देखते हैं तथा मिथक को स्वप्न का सजातीय भी मानते हैं। बीको जो है ये भाषा को संकेत से उत्पन्न मानते हैं और मिथक को भाषा के विकास का पड़ाव समझते हैं। हर्डर कौन है? तो हर्डर भी भाषा का विकास मिथक से ही मानते हैं। मैक्स मुलर मिथक को भाषा का रोग मानते हैं। दुर्खीम मिथक को प्रकृति से ना जोड़कर उसका संबंध समाज से मानते हैं। युंग मिथक को सामूहिक आदिबिंब मानते हैं। रिचर्ड चेज काव्य को मिथक और मिथक का काव्य मानते हैं। साहित्य में मिथकीय बिंबों से आदिम विश्वासों का स्वरूप जो है वो विस्तारित होता है। डॉक्टर नगेन द्वारा प्रस्तुत मिथक के वर्ग प्राकृतिक और धार्मिक है। धार्मिक में कर्मकांड संबंधी मिथक है और उपास्य देव के स्वरूप से संबंधित मिथक है। मिथकों के माध्यम से विभिन्न आदिम संस्कृतियों की संरचनाओं का अध्ययन तथा उनकी आपस में तुलना की जा सकती है। मिथक धार्मिक आख्यानों, कर्मकांडों तथा संस्कृति से गहरे अर्थों में जुड़े होते हैं। कई बार मिथकों को एक सामूहिक अभिव्यक्ति तथा सामाजिक संरक्षण के लिए भी गढ़ा जाता है। मिथकों को समानतः 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक तो सृष्टि संबंधी मिथक, प्रलय संबंधी, देवताओं के प्रणयाचार संबंधी मिथक। मिथकों के अध्ययन पर मनोविश्लेषणवादियों तथा मनोवैज्ञानिकों ने विशेष बल दिया है। लेवी स्ट्रॉस, दुर्खीम, फ्रायड, युंग, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेन जैसे महत्वपूर्ण विद्वानों ने मिथक पर चिंतन किया है। सभ्यता और संस्कृति के विकास, जीवन और जगत के प्रति आस्था तथा मानव जाति की एकता में मिथकों का बहुत योगदान रहा है। हिंदी साहित्य के भीतर इसकी शुरुआत कामायनी से मानी जा सकती है। इसके मूल्यांकन में मनु प्रसाद कालीन है, जहाँ जीवन मूल्य औद्योगिक और सांख्यिकी की टकराहट देखने को मिलती है। यही चीज़ मुक्तिबोध की कविताओं में तथा आगे आने वाले रचनाकारों की रचनाओं में मिलती है, जैसे अंधायुग, भस्मासुर, कनुप्रिया एवं एक कंठ विश्वपाई में। मिथक के संदर्भ में महत्वपूर्ण आलोचकों के विचार क्या है? मिथक किसी विशिष्ट भाषिक संरचना में बंधा नहीं रहता। एक ही मिथक की विभिन्न भाषिक अभिव्यक्तियां हो सकती हैं, ऐसा कहना है ग्राहम हफ का। मिथक का जन्म व्यक्ति में नहीं बल्कि समूह के मानस में होता है, वह भी चेतन मन में नहीं, अचेतन मन में। ये किसका कहना है? युंग का। सामान्य रूप से मिथक का अर्थ ऐसी परंपरागत कथा जिसका संबंध अति प्राकृतिक घटनाओं और भावों से होता है। मिथक मूलतः आदिम मानव के समष्टि मन की सृष्टि है, जिसमें चेतन की अपेक्षा अचेतन प्रक्रिया का प्राधान्य होता है। यह है डॉक्टर नगेंद्र का कहना। साहित्य के अनंत विस्तार को देखते हुए मिथक की दुनिया बड़ी छोटी है। नए कवि वर्तमान में अतीत और अतीत की वर्तमानता में विश्वास करते हैं, ये कहना है डॉक्टर नगेंद्र का।
मिथक तत्व वस्तुतः भाषा का पूरक है, सारी भाषा ही इसके बल पर खड़ी है। साहित्य में मिथक अनंत अनुभव का विश्लेषण है, ऐसा कहना हजारी प्रसाद जी का। मिथक के बारे में एक भ्रांत धारणा फैली हुई कि यह कुछ मिथ्या से जुड़ा रहता है, अर्थात इसमें वास्तविकता या यथार्थ का अंकन न होकर किसी काल्पनिक या अवास्तविक सत्ता या और ठीक ठाक कहें तो सत्ताभास का मायाजाल खड़ा किया जाता है, जबकि इसके ठीक विपरीत देश और काल के चौखटे से बाहर ले जाकर किसी भी वास्तविकता की सनातन और काल प्रवाही डिजाइन प्रस्तुत करना ही मिथक का मूल उद्देश्य है, ऐसा कहना है विद्यानिवास मिश्र का। अब यहाँ पे जैसे प्रतीक टॉपिक दिया है तो बिंब, प्रतीक, ये कुछ और भी टॉपिक दिए हैं पाश्चात्य काव्य शास्त्र से। जैसे प्रतीक से क्या मतलब, प्रतीक चिन्ह है। विद्वानों द्वारा माना जाता है कि पार्नेसियनिज्म के बाद प्रतीकवादी आंदोलन शुरू हुआ, जब कोई वस्तु एक से ज़्यादा प्रस्तुति के गुण, स्वभाव, रूप, संस्कृति आदि को अपने आप में समाहित करके प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित होता तो प्रतीक कहलाता है। जब यथार्थवाद में आध्यात्म ने अपना स्थान बनाना शुरू किया तब अमूर्त अभिव्यक्ति ने अपने पैर फैलाने शुरू कर दिया और इसके बढ़ते स्वरूप ने प्रतीकवादी आंदोलन को हवा दी। कला साहित्य में इसकी शुरुआत 1870 से 1885 माना जाता है। फ्रांस के प्रथम कवि थे बादलेयर। इनकी कविता है करस्पॉन्डेंस, उनको प्रतीकवादियों ने अपना घोषणा पत्र समझा। इंग्लैंड में प्रतीकवाद की शुरुआत विलियम बटलर येट्स ने की। 1886 ईस्वी में ग्रीक मूल के कवि व निबंधकार जीन मोरेयास ने फ्रांसीसी अखबार फिगारो में द सिम्बोलिस्ट मैनिफेस्टो प्रकाशित किया, जिसके माध्यम से प्रतीकवाद के रूप में एक नया साहित्यिक आंदोलन शुरू हुआ। इस घोषणा पत्र के बाद 1891 में अल्बर्ट ओरिएट ने भी अपने लेख के जरिए प्रतीकवाद को स्पष्ट किया। वस्तुतः प्रतीकवाद हीगल तथा शोपेनहावर के आदर्शवाद से प्रभावित है। इट्स द्वारा प्रस्तुत प्रतीक के भेद में है ध्वनि प्रतीक, विचार प्रतीक। सीएम बावरा द्वारा प्रस्तुत प्रतीक के भेद में है शब्द प्रतीक, वाक्य प्रतीक और प्रबंध प्रतीक। भिन्न भिन्न देशों के प्रमुख प्रतीकवादी विद्वानों की तालिका नीचे दी गई है। फ्रांस, वहाँ पे है चार्ल्स बादलेयर, पॉल वॉरलेन, आर्थर रिम्बत, स्टीफन मार्लेक। और इंग्लैंड में है जॉर्ज मूर, ऑस्कर वाइल्ड, आर्थर साइमंस, अर्नेस्ट डाउसन। और जर्मनी में स्टीफन चार्ज और अमेरिका में है एमी लॉवेल। सर्वप्रथम प्रतीकवाद की प्रवृत्ति जो देखने को मिलती है वादलेयर, मार्लेम की रचनाओं में मिलती है। फ्रांस के वर्लेन, रैम्बो तथा इंग्लैंड के मेटरलिंग, W.B. इट्स, J.M. सिंज आदि रचनाकारों ने इस प्रवृत्ति को स्वीकारा है। प्रतीकवाद रचना में शाश्वत सत्य की व्यंजना पर बल देता है। इसका मानना है कि शाश्वत सत्य का प्रतीकों के माध्यम से संबंध है। प्रतीकवाद यथार्थवादी दृष्टि की वस्तुपरकता का विरोध करता है तथा साहित्य में आत्मपरक दृष्टि पर बल देता है। इसी क्रम में प्रतीकवादियों ने बाह्य जगत के यथार्थ को महत्वहीन बताया। अतः अस्पष्टता और रहस्यात्मकता प्रतीकवाद में मुख्य बिंदु के तौर पर सामने आते हैं। प्रतीकवादियों ने मूल रूप से दृश्य प्रतीक तथा ध्वनि प्रतीक को महत्व दिया। उन्होंने काव्य में शब्द और संगीत के मिश्रण पर बल देते हुए कहा कि संगीतात्मकता काव्य के लिए जरूरी तत्व है। डॉक्टर भगीरथ मिश्र द्वारा प्रस्तुत प्रतीकों का वर्गीकरण प्रकृति का प्रतीक पतझड़, फूल, पर्वत, समुद्र आदि हैं। संस्कृति का रामायण, महाभारत ये सभी हैं। इतिहास में चंद्रगुप्त, चाणक्य, बाणभट्ट हैं। जीवन व्यापार में खेती, किसानी, शास्त्रीय वैज्ञानिक में राजनीति, समाजशास्त्री। समानता 5 वर्गों में प्रतीक विभाजित है। भारत में प्रतीकवाद की झलक छायावादी कवियों में ही मिलती है। यह आंदोलन के रूप में स्वयं को भारत में स्थापित नहीं कर पाया। विलियम बटलर येट्स का प्रभाव टैगोर की रचनाओं में देखने को मिलता है। टैगोर रचनाओं में औपनिवेशिक रूप को रहस्य रूप में दिखाते हैं। प्रतीक में रचनाओं का निर्माण करने पर भी उन्हें प्रतीकवादी नहीं माना जाता। हिंदी में प्रयोगवादी कवियों पर प्रतीकवाद का प्रभाव मिलता है। यह समाज तथा नैतिकता के संबंध को खारिज करता है। चूंकि प्रतीकवाद यथार्थ जगत का विरोध करता है तथा आत्मपरकता पर विशेष बल देता है, इसलिए एक साहित्यिक आंदोलन के रूप में इसे लेकर कुछ विद्वानों की घोर असहमति भी है। आचार्य शुक्ल ने प्रतीकवाद को चित्रभाषावाद के नाम से भी अभिहित किया है। शुक्ल प्रतीक के 2 भेद मानते हैं। शुक्ल जी ने लाक्षणिक वक्रता के प्रकार को भी प्रतीक ही माना है। प्रतीकों के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे साजन होली आई रे सांस्कृतिक, प्रिय यामिनी तो प्राकृतिक है, दुल्हन गाहूं सांस्कृतिक है। रचनाओं में प्रतीक जैसे लहर, प्रसाद का बादल निराला, प्रथम रश्मि जो पंत की कविता, उसमें प्रतीक है नवीन चेतना का। मुकुल सुभद्रा कुमारी का, इसमें प्रेम प्रतीक है। दीप शिखा में समर्पण अथवा जीवन का त्याग। ठंडा लोहा जो कि धनवीर भारती की रचना है, उसमें दुख और निराशा। पहाड़ जो कि सर्वेश्वर दयाल का है, उसमें कवियों को प्रतीकात्मक रूप में जो है व्यक्त किया गया है। प्रतीक तथा प्रतीकवाद के संदर्भ में महत्वपूर्ण विचार हैं।
कुछ कवियों के, जैसे रेनवेलोक और ऑस्टिन वॉरेन कहते हैं कि प्रस्तुतिकरण के स्तर पर साहित्यिक प्रतीक किसी अन्य वस्तु की ओर संकेत करता है। सांकेतिक अभिव्यक्ति का नाम ही साहित्य है, ऐसा कहना है इमर्सन का। लैंगर कहते हैं कि प्रतीक जिस वस्तु का प्रतीक है उस वस्तु को नहीं, उस भाव को, उस धारणा को व्यक्त करता है। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि किसी देवता का प्रतीक सामने आने पर जिस प्रकार उसके स्वरूप और विभूति की भावना मन में आ जाती है, उसी प्रकार काव्य में आई कुछ वस्तुएं विशेषता मनोविकार या भावनाओं को जागृत कर देती हैं। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि इन परनेसियनों के पीछे सन 1885 ईस्वी में प्रतीकवादियों का एक संप्रदाय फ्रांस में खड़ा हुआ, जिसने अमूर्त रहस्यवाद और भावनोन्मायी भक्ति का सहारा लिया। प्रतीक एक प्रकार से रूढ़ उपमान का ही दूसरा नाम है। जब उपमान स्वतंत्र न रहकर पदार्थ विशेष के रूप में रूढ़ हो जाए तो ऐसा प्रतीक होता है। ये कौन कहता है? तो ये डॉक्टर नगेंद्र का कहना है। प्रतीक शक्ति की तलाश का साधन है, ये अगे का कहना है। अपने रूप, गुण, कार्य या विशेषताओं के सादृश्य या प्रत्यक्षता के कार्य जब कोई वस्तु कार्य किसी अप्रस्तुत भाव, विचार, क्रियाकलाप, देश, जाति, संस्कृति आदि का प्रतिनिधित्व करता हुआ प्रकट होता है तो उसे प्रतीक कहते हैं। ये कहना है भगीरथ मिश्र का। कविता के लिए एक शाब्दिक प्रतीक होना एक आधारभूत शर्त है, पर हर शाब्दिक प्रतीक कविता नहीं होती, ऐसा कहना है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। डॉक्टर कुमार विमल कहते हैं कि संपूर्ण अर्थ संदर्भ व्यंजित करने की शक्ति अर्जित कर लेने वाला कोई अप्रस्तुत या शब्द प्रतीक है। प्रतीक के बाद जो टॉपिक शुरू होता है वो है बिंब, तो उसे हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।